नमस्कार दोस्तों, आइए सीधे शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद दिलचस्प और अहम विश्लेषण की। आज का हमारा विषय सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी और पब्लिक हेल्थ के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं हंता वायरस की, एक ऐसा पैथोजन या रोगजनक जो अपनी जटिल बायोलॉजिकल बनावट से लेकर इंसानी शरीर पर अपने खौफनाक असर तक हमें हर कदम पर हैरान कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। भाग 1, हंता वायरस का परिचय। भाग 2, वायरस की जैविक संरचना। भाग 3, शरीर में इसके संक्रमण का चक्र। भाग 4, मानव शरीर पर इसका विनाशकारी प्रभाव। भाग 5, 1993 का वह जानलेवा प्रकोप। और अंत में भाग 6, इसकी रोकथाम और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता। हम एक छोटे से ग्रामीण खतरे से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पूरी मानव आबादी पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हंता वायरस का परिचय। अब ये हंता वायरस असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये मुख्य रूप से एक जूनोटिक वायरस है। इसका मतलब ये है कि इंसान इसके मुख्य टारगेट या प्राइमरी होस्ट बिल्कुल नहीं है। ये वायरस मूल रूप से चूहों और कृंतकों के शरीर में अपना घर बनाता है और हम इंसान तो बस एक दुर्घटना के रूप में इसके शिकार बन जाते हैं। यह तब होता है जब हम अनजाने में संक्रमित चूहों के मलमूत्र, उनकी लार या दूषित धूल के संपर्क में आ जाते हैं। प्रकृति में इसके कुछ खास कैरियर्स हैं, जैसे डियर माउस, कॉटन रैट, राइस रैट और व्हाइट फुटेड माउस। और यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि खतरा सिर्फ चूहों के सीधे काटने से नहीं है। असल में संक्रमण का सबसे बड़ा रास्ता इन्हेलेशन यानी सांस के जरिए से अंदर लेना है। जब संक्रमित चूहों का मलमूत्र सूखकर धूल में बदल जाता है और वो धूल हवा में घुल जाती है, तो उसी दूषित हवा में सांस लेने से ये वायरस बड़ी आसानी से हमारे शरीर में घुसपैठ कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, वायरस की जैविक संरचना। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस अदृश्य दुश्मन की सबसे बाहरी सुरक्षा परत को लिपिड एनवलप कहा जाता है। ये एक फैटी यानी वसायुक्त झिल्ली होती है जो वायरस को हमारी कोशिकाओं के अंदर बड़ी चालाकी से घुसने में मदद करती है। इसका दूसरा अहम हिस्सा है इसके ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, जिन्हें जीएन और जीसी कहा जाता है। ये वायरस की सतह पर मौजूद कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। आप इन्हें एक चाबी की तरह समझ सकते हैं जो मानव कोशिका के ताले को खोलकर उससे जुड़ने का काम करती हैं। बस यहीं से इस वायरस का असली खेल शुरू होता है। इस बाहरी आवरण के ठीक अंदर वायरस का असली जेनेटिक ब्लूप्रिंट छिपा होता है। हंता वायरस एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसका जीनोम मुख्य रूप से 3 हिस्सों या सेगमेंट्स में बटा होता है। एस सेगमेंट जो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बनाता है ताकि इसके नाजुक आरएनए की रक्षा हो सके। एम सेगमेंट जो वही ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स बनाता है जिनकी हमने अभी बात की। और एल सेगमेंट जो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। ये वायरस की अपनी संख्या बढ़ाने के लिए यानी रेप्लिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये तीनों हिस्से मिलकर इस वायरस की एक खतरनाक मशीनरी तैयार करते हैं। चलिए अब देखते हैं भाग 3, शरीर में संक्रमण चक्र। ये वायरस हमारे अंदर कैसे काम करता है। ये पूरी घुसपैठ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले दूषित धूल सांस के जरिए हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। फिर वायरस के वो स्पाइक्स फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलियल कोशिकाओं से मजबूती से जुड़ जाते हैं। जैसे ये जुड़ता है, वायरस का आवरण कोशिका की झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाता है और अपना आरएनए सीधे हमारे सेल के अंदर धकेल देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी हाईजैक से कम नहीं है। ये वायरस हमारी कोशिका के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हमारी ही कोशिका को एक वायरस फैक्ट्री में बदल देता है, जहां इसके जैसे हजारों नए वायरस धड़ाधड़ बनने लगते हैं। भाग 4, मानव शरीर पर इसका विनाशकारी प्रभाव। यह स्थिति कितनी भयानक हो सकती है, आइए देखते हैं। यहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? असली तबाही ये वायरस खुद नहीं मचाता, बल्कि हमारे अपने शरीर का इम्यून सिस्टम इसकी वजह बनता है। जी हां, इसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। जब हमारा शरीर इस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में साइटोकाइंस रिलीज कर देता है। इससे सूजन इतने खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है कि हमारी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स लीक होने लगती हैं और फेफड़ों में पानी भरने लगता है। ऐसे में मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगती है। इसी जानलेवा और गंभीर स्थिति को हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम या एचपीएस कहा जाता है। इस पल्मोनरी सिंड्रोम की मृत्यु दर सच में सिहरन पैदा करने वाली है, पूरे 40%। बिल्कुल 40%। यही वजह है कि इसे इतना खौफनाक माना जाता है। शुरुआत में इसके लक्षण किसी आम फ्लू जैसे ही लगते हैं, जैसे हल्का बुखार, बदन दर्द या कमजोरी, और यही लोग धोखा खा जाते हैं।
क्योंकि अंदर ही अंदर फेफड़े तेजी से काम करना बंद कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन का स्तर अचानक से बहुत नीचे गिर सकता है। भाग 5 1993 का जानलेवा प्रकोप। आइए इस खतरे को एक असली घटना से समझते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज अमेरिका के फोर कॉर्नर्स इलाके का रहस्य आज भी चिकित्सा जगत को याद है। बात 1993 की है, जब अचानक से बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोग बड़ी तेजी से फेफड़ों के फेल होने की वजह से जान गंवाने लगे। शुरुआती जांच में तो डॉक्टर भी पूरी तरह चकरा गए थे, क्योंकि मरीजों के लक्षण बिल्कुल एक साधारण फ्लू जैसे थे। काफी लंबी और उलझी हुई जांच के बाद मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस प्रकोप की असली जड़ का पता लगाया, और वो स्रोत था संक्रमित डियर माउस के मलमूत्र से उठी दूषित धूल। इसी एक घटना ने हंता वायरस को पूरी दुनिया के सामने एक बड़े मेडिकल खतरे के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। भाग 6 रोकथाम और इसकी प्रासंगिकता। आखिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? देखिए, क्योंकि इस वायरस का अब तक कोई पक्का एंटीवायरल इलाज या कोई स्पष्ट वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव ही हमारा सबसे बड़ा और एकमात्र हथियार है। सबसे जरूरी है अपने आसपास चूहों पर सख्त नियंत्रण रखना और खाने पीने की चीजों को हमेशा सील करके रखना। जब भी आप किसी बंद या बहुत धूल भरी जगह की सफाई कर रहे हो, तो मास्क और दस्ताने जरूर पहनें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के तेजी से बदलते पर्यावरण में हमें वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना होगा। यह अप्रोच हमें बताती है कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हम किसी एक को नजरअंदाज करके सुरक्षित नहीं रह सकते। अंत में स्रोत सामग्री से लिया गया यह विचार सच में बहुत गहरा असर छोड़ता है। हंता वायरस सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि प्रकृति की उस अदृश्य चेतावनी का नाम है, जो हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, एक सूक्ष्म वायरस पूरी सभ्यता को घुटनों पर ला सकता है। इस एक लाइन ने बायोलॉजिकल खतरों की असलियत हमारे सामने रख दी है। तो जाने से पहले यह सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या हमारी इतनी आधुनिक सभ्यता सच में अगले अनदेखे खतरे का सामना करने के लिए तैयार है? इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।